हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को कंप्लीट किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बात की जाए तो अभी हमारे दो मेजर टॉपिक इसमें कंप्लीट हो गए हैं। एक आपका पॉलिटी का और आपका आईआर का ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। और अभी हमारा चल रहा है इकोनॉमी। इकोनॉमी का जो टॉपिक है वो बड़ा पार्ट है, मतलब कि काफी सारे इसके अंतर्गत टॉपिक है। तो इसको पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंतर्गत इसको कवर करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हमने इसके चार मेजर टॉपिक को कंप्लीट किया हुआ था। आज हमारा पार्ट सेकंड है, जिसमें ये जो आगे के मेजर टॉपिक है उसके कारण इनको कंप्लीट करेंगे। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपको ये एक साथ दे दिया जाता है, बट ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से आपके लिए ये है कि थोड़ा थोड़ा दिया जा रहा है। तो अभी आज जो हमारा टॉपिक होगा वह भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी फ्रेमवर्क के संदर्भ में रहेगा, जो हमारा इकोनॉमी का ही पार्ट सेकंड होगा। पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हमने ये आपके जो चार टॉपिक थे इनको कंप्लीट कराया हुआ है। अभी ये पार्ट सेकंड है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके टॉपिक हमने कल देख लिए थे कौन कौन से मेजर टॉपिक हैं, तो उसमें आप पहला पार्ट देखेंगे तो पूरे टॉपिक को आपको ओवरव्यू हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। जो हमारा आज का मतलब कि टॉपिक है, टॉपिक में आता है हमारा भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी फ्रेमवर्क के बारे में। कि सार्वजनिक निजी भागीदारी फ्रेमवर्क क्या होता है। पहली बात तो ये कि ये क्या होता है और इस फ्रेमवर्क में किस तरीके की जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी भागीदारी होती है, निजी क्षेत्र की कितनी भागीदारी होती है। और यह जो रिपोर्ट इसके अंतर्गत विश्व बैंक के द्वारा कुछ रिपोर्ट भी जारी की जाती है, तो उसमें क्या परिदृश्य का विश्लेषण किया गया है उसके बारे में। और साथ ही साथ में पीपीपी मॉडल के बारे में भी आपसे यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है कि पीपीपी मॉडल क्या है, और उसके परिदृश्य के बारे में आपके हमेशा से क्वेश्चन आते रहे। तो अभी हाल ही में देख लेते हैं कि इसकी भागीदारी फ्रेमवर्क के संदर्भ में क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और उस रिपोर्ट के कौन कौन बिंदुओं पर नजर दे रखी गई है और कितने देशों ने इसमें प्रावधानों मतलब कि इस रिपोर्ट में भाग लिया है। तो चलिए जान लेते हैं। तो ये भी देखा जाए कि हाल ही में विश्व बैंक ने बेंचमार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है। कौन सी रिपोर्ट जारी की है? बेंचमार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट को कितने देशों की अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल है? टोटल 140 देशों की अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल है। और यह एक तरीके से कैसा है, यह एक बेनामी परिदृश्य का विश्लेषण किया गया है। तो इसमें क्या किया गया है, ट्रिपल पी के आधार पर यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर 140 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को इसमें इंक्लूडेड किया गया। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व बैंक के द्वारा। कौन सी रिपोर्ट है? बेंचमार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बेंचमार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, या फिर ये कि ये विश्व बैंक के द्वारा यह इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, बट इसमें कितने देशों की अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। तो ये आपकी टोटल 140 देश, बेंचमार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिपोर्ट और विश्व बैंक के द्वारा ये चीजें। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो पहला आता है लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली के बारे में। जैसे कि केवल 19 देशों ने ही विशिष्ट वेस्टिन रिपोर्टिंग लेखांकन प्रावधानों को अपनाया हुआ है। तो क्या किया गया है कि अभी प्रेजेंट में मात्र 19 देश हैं जिनने विशिष्ट वेस्टिन को भी अपनाया, रिपोर्टिंग को भी अपनाया और लेखांकन के प्रावधानों को भी अपनाया हुआ है। पारदर्शिता में कमी देखने को मिली है, जैसे कि केवल 22% मामलों में ही कॉन्ट्रैक्ट में किए गए किसी भी प्रकार के संशोधनों का ऑनलाइन प्रकाशन किया गया है। निगरानी एवं मूल्यांकन देखने को मिला है, जिसमें 37% अर्थव्यवस्था में प्रदर्शन के अनुसार भुगतान प्रणाली को अपनाया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके ये मुख्य बिंदु आते हैं। फिर आते हैं हम सार्वजनिक निजी भागीदारी और भारत में पीपीपी मॉडल मॉडल के बारे में। तो सार्वजनिक निजी भागीदारी और भारत में पीपीपी अलग मॉडल्स के बारे में देखा जाए तो पीपीपी जो होता है वह वास्तव में सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकारों और निजी कंपनियों के बीच एक प्रकार का सहयोग होता है। तो ये क्या है, एक तरीके से एक तो सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करता है, साथ ही साथ ये बुनियादी ढांचे के विकास में सरकारी और निजी कंपनियों के लिए एक विशेष प्रकार के सहयोग के तौर पर आता है। यह जो एक विभाग है, मतलब कि इसको भी एक विभाग के कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो ऐसा नहीं है कि पूरे डिपार्टमेंट उसी के लिए लगे रहते हैं। हर चीज का एक विभाग फिक्स होता है। आप जैसे कि पार्लियामेंट में देखते होंगे कि जब भी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो सभी विभागों के लिए अलग अलग कार्यों के हिसाब से विभागों का भी आवंटन किया जाता है। वही जो विभाग होते हैं वो अपनी रिपोर्ट संसद के समक्ष रखते हैं, मतलब कि राष्ट्रपति को देते हैं। जो प्रावधान में कुछ रिपोर्ट डायरेक्ट संसद में रखी जाती है, कुछ रिपोर्ट ऐसी होती है कि राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत की जाती है, फिर राष्ट्रपति संसद के सामने रखता है। तो इस तरीके से कुछ रिपोर्टों का प्रारूप होता है। तो ये प्रक्रिया देखने को मिलती है।
तो अभी जो ये सार्वजनिक निजी भागीदारी के मॉडल में देखा जाए तो ये बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए है, यानी कि बुनियादी ढांचे को विकास और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने से संबंध में है। साथ ही साथ ये सरकारों और निजी कंपनियों के बीच एक सहयोग है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक यानी सरकार, निजी यानी प्राइवेट सेक्टर, और इसकी पार्टनरशिप यानी कि भागीदारी। तो इसमें एक दूसरे का ये एक समामेलन, एक सहयोग के तौर पर देखा जाता है। आर्थिक कार्य विभाग का जो निजी प्रविभाग है, वह भारत सरकार द्वारा वह विभाग होता है जो पीपीपी के संबंधित नीतियों का निर्माण करता है। और इस प्रभाग की जो जिम्मेदारी होती है वह पीपीसी से संबंधित नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों के विकास के साथ साथ मॉडल रियायत समझौतों के निर्माण और पीपीपी परिक्षमताओं के लिए क्षमता निर्माण की गतिविधियां इसमें शामिल होती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भागीदारी देखने को मिलती है। अब आते हैं कि भारत में पीपीपी के कुछ अलग अलग मॉडल्स आते हैं, जैसे कि पहला बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर का मॉडल। यह एक ऐसा ट्रांसफर होता है, यानी कि एक ऐसा मॉडल है जो निजी संस्था को एक निश्चित अवधि के लिए किसी सुविधा का वित्त पोषण, डिजाइन, निर्माण, संचालित करने के लिए फ्रेंचाइजी इसमें प्राप्त होती है। इसके बदले उसे उपयोगकर्ता शुल्क वसूलने का अधिकार प्राप्त होता है। निश्चित अवधि के बाद इसका स्वामित्व वापस सार्वजनिक क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया जाता है और इस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी का स्तर भी अधिक होता है। तो ये क्या है, आपकी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के बारे में ये चीजें आती हैं, जिसके अंतर्गत ये देखने को मिलता है, जिसमें वित्त पोषण की सुविधा, डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए इस तरीके के होते हैं। फिर आते हैं हम दूसरे बिल्ड ऑन ऑपरेट के बारे में कि बिल्ड ऑन ऑपरेट क्या है। ये एक तरीके से ऐसा मॉडल होता है जो निजी संगठन द्वारा सरकार से कुछ प्रोत्साहन प्राप्त करके किसी परियोजना या संचालन का निर्माण करता है, स्वामित्व धारण करता है और संचालन करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये बिल्ड ऑन ऑपरेट आता है। तो आपका एग्जाम में ये जो पीपीपी के मॉडल है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर और बिल्ड ऑन ऑपरेट है, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। ये आपके ज्यादातर, आप जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें इस तरीके की शब्दावलियों का प्रयोग देखने को मिलता है। ये जो आता है वह स्वामित्व धारण भी करता है और संचालन भी करता है, और इसमें सरकार कर छूट जैसे वित्तीय प्रोत्साहन भी दे सकती है। तो क्या करती है इसमें सरकार? कर छूट जैसे वित्तीय प्रोत्साहन को देती है। फिर आते हैं बीयूटी एन्युटी के बारे में, जो कि एक मॉडल जो है सरकार के निजी क्षेत्र की उपलब्ध सेवा और प्रदर्शन मानक पूरा करने का आधार नियमित रूप से भुगतान करती है, जिसमें लोक सेवा की उच्च गुणवत्ता, निरंतर वितरण को प्रोत्साहन मिलता है और निजी क्षेत्र की दक्षता का लाभ उठाने में मदद मिलती है। और ये जो मॉडल होता है वह निजी क्षेत्र में संस्था सड़क यानी कि इनका निर्माण करती है, परिचालन जोखिम उठाती है, रियायती अवधि के दौरान अथॉरिटी या सरकार से निश्चित भुगतान प्रदान करती है। तो इस तरीके से बीओटी एनओटी के बारे में ये सब प्रावधान दिए जाते हैं। फिर आते हैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जो कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये किस तरीके से होता है? ये एक तरीके से सरकार की विशिष्ट सेवाओं और परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए किसी निजी संस्था का कॉन्ट्रैक्ट देती है। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में आता है, जो कि एक पूरे जीवन चक्र में इंजीनियरिंग और डिजाइन से लेकर सामग्री की खरीद, निर्माण तक जिम्मेदारी निभाती है और परियोजना प्रबंधन में कोई भूमिका नहीं निभाती है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के बारे में, जो कि ईपीसी में 40% आएगा, बीओटी एन्युटी में 60% इसको शामिल किया गया है, और साथ ही साथ इसमें 40% वित्त पोषित होता है, जबकि निजी डेवलपर से इसमें 60% राशि जो होती है वह व्यवस्था करता है, जो डेवलपर्स में कुल लागत का केवल 20 से 25% ही निवेश करती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें ये भागीदारी के मॉडल अलग अलग देखने को मिलते हैं। अब आते हैं कि आखिर इस सेक्टर की आवश्यकता ही क्यों रही। जैसे कि पब्लिक है तो पब्लिक ही रहता, प्राइवेट है तो प्राइवेट ही रहता। तो आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके रुझानों की ओर देख लेते हैं कि इनके क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू निकल सकते हैं जिसमें इसकी आवश्यकता होती है। जैसे कि पहला आता है पर्याप्त अवसंरचना नहीं होना। या भारत में परिवहन, ऊर्जा, शहरी विकास में बड़ी संख्या में अवसंरचनाओं के विकास की आवश्यकता होती है, जिसमें पीपीपी मॉडल के तहत विकसित मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का उद्देश्य निजी निवेश को आकर्षित करते हुए यातायात भीड़ को कम करना, तटीय क्षेत्रों के आवागमन को बढ़ाना है। संसाधन जुटाने के संदर्भ में देखा जाए तो सरकार के पास अक्सर लगभग बड़ी परियोजनाओं की पर्याप्त धन नहीं होता और सार्वजनिक निजी क्षेत्र में वित्त पोषण जुटाने में सहायता करते हैं। आरबीआई की 2023 में प्रकाशित एक रिपोर्ट बताई गई है, जिसमें कई राज्यों का राजकोषीय घाटा 3% से अधिक होता है और इस वजह से उनके पास अवसंरचनाओं के विकास के लिए फंड कम पड़ जाता है। दक्षता एवं इनोवेशन देखने को मिलता है, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी दक्षता और इनोवेशन को बढ़ाती है, जैसे कि दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में ऑटोमेटिक चेक इन और बेहतर बैगेज हैंडलिंग जैसी सुविधाओं के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है। जोखिम साझा करने के संदर्भ में देखा जाए तो यह पीपीपी मॉडल में नुकसान का वहन सार्वजनिक निजी संस्था दोनों साझा करते हैं।
सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना, जैसे कि इसमें पीपीपी मॉडल सतत विकास लक्ष्यों में एक अलग ही महत्वपूर्ण मॉडल भागीदारी निभाता है। सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित करने के संदर्भ में इसके अंतर्गत ही कुछ प्रावधान आते हैं। भारत में पीपीपी के समक्ष कुछ मौजूदा चुनौतियां हैं, जैसे कि बेनामी के मुद्दे होना। यह जो मुद्दे होते हैं वह केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों, पर्यावरण मंजूरी देरी आदि के कारण 449 परियोजनाओं परियोजनाओं की लागत में कुल 5.01 लाख करोड़ से अधिक की वृद्धि हुई है। वित्त पोषण की समस्या देखने को मिली है, जिसमें अवसंरचना के विकास में अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि राष्ट्रीय अवसंरचना योजना के लिए अगले 5 वर्षों में 111 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता है। दीर्घकालिक कॉन्ट्रैक्ट से संबंधी मुद्दे होना, जो कि 20 से 30 वर्षों में चलने वाली अप्रासंगिक सौदेबाजी की स्थिति को उत्पन्न करती है। विवाद समाधान तंत्र देखने को मिलता है, जिसकी वजह से गुणवत्ता एवं हितधारकों में कमी होती है। राज्य के स्वामित्व वाले संस्थाओं की भागीदारी होती है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की जो अक्सर भागीदारी है वो संस्थाओं के रूप में देखी जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके लिए कुछ चुनौतियां देखने को मिलती है। अब आते हैं कि भारत में पीपीपी को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पीपीपी मूल्यांकन समिति, जो कि 2.4 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की 77 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन आती है, जो कि सरकारी परिसंपत्तियों मुद्रीकरण 6 लाख करोड़ रुपए के राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य। वायबिलिटी गैप फंडिंग भी आती है, जिसमें परियोजनाओं की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए परियोजना लागत का 40% तक पूंजी अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड जो आता है, जिसके तहत उच्च गुणवत्ता वाली पीपीपी परियोजनाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देखने को मिलता है, जिसमें स्पेशल पर्पस व्हीकल में स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके उठाने के लिए कदम उठाए गए। अब आते हैं कि भारत में पीपीपी में सुधार के लिए आगे की राह, जैसे कि विजय केलकर समिति के अनुसार। पहला तो आता है सेवा वितरण पर फोकस करना, जोखिम प्रबंधन होना, विशेषज्ञ तंत्र होना, कानून में संशोधन होना, स्वतंत्र विनिमय होना। तो इस तरीके से भारत में पीपीपी सुधार के लिए आगे की राह के बारे में प्रमुख ऑप्शन है। फिर आते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज के बारे में, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें आता है कि 1 जनवरी 2025 को स्विट्जरलैंड में भारत के साथ अपने दोहरे कराधान परिहार समझौते में मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज को निलंबित कर दिया है। तो क्या किया गया है, मोस्ट फेवर्ड नेशन के जो अमेंडमेंट है, मतलब की जो क्लॉज है, उसको निलंबित कर दिया गया है। किसके द्वारा किया गया है, दोहरे कराधान परिहार समझौते के तहत किया गया है। किसने, स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ। किसके साथ हुआ है प्रेजेंट में, स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ इस समझौते को किया है। कर कर आता है कि भारत और स्विट्जरलैंड का जो डीटीएए, मतलब कि दोहरे कराधान समझौता मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो मुद्दा है वो क्या है, पहले तो हमें वो जानना है। फिर दूसरा ये आता है कि दोहरा कराधान परिहार समझौता क्या होता है, इसमें ये किस तरीके से कार्य करता है कि किसी अन्य देश के द्वारा इसे निलंबित कर दिया गया। तो इस तरीके से ये पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है। तो जब दोहरे कराधान परिहार समझौते की ओर चलते हैं तो देखते हैं कि यह दो या दो से अधिक देशों के बीच एक ऐसी संधि होती है जो यह सुनिश्चित करती है कि करदाता को एक ही आय पर दोनों देशों पर कर भुगतान ना करना पड़े। तो क्या होता है इसमें कि जो करदाता होता है उसे एक ही, मतलब कि वो जैसे कि एक एग्रीमेंट होता है, एक मतलब कि संधि होती है, जिसमें कहा जाता है एक दो देश होंगे या दो से अधिक होंगे, एक या दो, दो तीन चार, मतलब कुछ देश को कलेक्ट करके ये संधि की जाती है, जिसमें करदाता कौन होता है, जो व्यक्ति होते हैं या व्यवसायी होते हैं, वो एक ही आय पर दोनों देशों से कर का भुगतान ना करना पड़े। मतलब कि जो एक आय अर्जित की गई है तो उससे दोनों देश से वो कर का भुगतान, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है अगर वो एक देश से आय अर्जित कर रहा है तो उसको दोनों देशों में कर का भुगतान ना करना पड़े, कि अगर उसने जैसे स्विट्जरलैंड में कमाया पैसा तो वहां कर देना पड़े, यहाँ कमाया तो यहाँ करना देना पड़े। तो उसके लिए ये दोहरे कराधान परिहार समझौता होता है कि इस तरीके की, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कोई व्यवसाय या फिर कोई काम आप शुरू कर रहे हैं, तो उसे दो जगह कर ना देना पड़े, उसी के संदर्भ में दोहरे कराधान परिहार समझौता होता है। इसमें देखा जाए तो भारत के पास में 90 ऐसे अधिक से अधिक देश हैं जिनके साथ इसके हस्ताक्षर किए गए हैं। कितने देश आते हैं, 90 कंट्री है भारत में जिसने दोहरे कराधान पर हस्ताक्षर किए हैं, और कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी जैसे शामिल हैं, यूएसए, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर और मॉरिशस आते हैं।
तो ये जो दोहरे कराधान का समझौता है, इस तरीके से वर्क करता है। क्या आपको बस नॉर्मल भाषा में समझ लेना है कि इस तरीके का समझौता होता है जिसमें किसी व्यक्ति को, चाहे कोई व्यवसाय आप शुरू करें या फिर कोई व्यक्ति हो, उसके लिए एक ही आय पर दोनों जगह कर ना देना पड़े, यानी कि कर का भुगतान ना करना पड़े, उसके लिए दोहरा कराधान समझौता होता है। भारत में इसमें टोटल 90 कंट्री है। 90 कंट्री में कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाएं यूएसए, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, मॉरिशस इत्यादि आती हैं। चलते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, और मूल देश बनाम स्रोत के देश के बारे में जान लेते हैं। तो ये किस तरीके से काम करता है इसके बारे में जानते हैं कि मूल देश यानी कि रेजिडेंस कंट्री, यानी कि जो मूल देश है उसमें जिस देश में करदाता रहता है या निवास करता है उसे मूल देश या गृह देश कहा जाता है। जैसे कि इंडिया में आप रहते हैं, तो वो जो आपका होगा वो मूल देश होगा, कि आप वहां रहते हैं, आप वहां निवास करते हैं। फिर दूसरा होता है स्रोत देश। स्रोत देश मान लो स्विट्जरलैंड हो गया, यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया। इन देशों में क्या, जिन देशों में वो आय अर्जित की जाती है और उसे स्रोत देश यानी कहा जाता है। यानी कि आपने, जैसे कि आप कहीं पे काम करने के लिए दूसरे देश में जाते हैं, आप दूसरे देश में यूएसए गए, ब्रिटेन गए, यूएई गए, सिंगापुर गए, तो आप वहां पर जाते हैं, वहां से आय अर्जित जो करते हैं, तो वो स्रोत देश हो गया, वहां से आपने आय अर्जित की गई। और ये जो आपका दोहरा कराधान समझौता है वो यह सुनिश्चित करता है कि एक ही आय पर दो बार कर ना लगाया जाए। हमने अभी समझा तो ये हो गया कि एक आय अर्जित की जा रही है तो उस पर दो बार का टैक्स नहीं लगेगा। तो इसमें क्या होगा कि एक बार स्रोत देश में जहां यह अर्जित की गई और दूसरी बार मूल देश में जहां करदाता निवास करता है। तो इस तरीके के ये एग्रीमेंट को डिनाई करता है कि आप, मतलब कि आपने जहां अर्जित की है आपको वही कर लगेगा, या फिर स्रोत देश में लगेगा या फिर मूल देश में लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको मूल देश में भी कर लगे, स्रोत देश में भी कर लगे। तो इस तरीके से इनका ये वर्क करने का एक प्रारूप होता है। जान लेते हैं इसका जो क्लॉज है, जो एमएफएन क्लॉज है, इस क्लॉज के बारे में कि दोहरा कराधान परिहार समझौते में एमएफएन क्लॉज किस तरीके से वर्क करता है। तो दोहरा कराधान के अंतर्गत एमएफएन क्लॉज पर एक संधि से जुड़ा प्रावधान होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई देश दूसरे देश को भी वही या उससे बेहतर कर प्रावधान लाभ प्रदान करे और उसे किसी अन्य सबसे पसंदीदा संधि साझेदार को प्रदान करे। तो क्या करेगा इस क्लॉज में कि कोई देश दूसरे देश को भी वही या बेहतर लाभ प्रदान करे जो वह उसे किसी अन्य पसंदीदा संधि समझौदार के साथ प्रदान करे। दूसरा आता है कि यदि भारत किसी तीसरे देश जैसे कि फ्रांस को लाभांश या अन्य आय पर कम दर पर पेशकश करता है तो स्विट्जरलैंड भी अपने करदाताओं के समान अनुकूल दर का दावा करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये दोहरे कराधान के बारे में ये एमएफएन क्लॉज कहता है। एमएफएन सिद्धांत जो है डब्ल्यूटीओ के फ्रेमवर्क में शामिल करता है, जैसे कि इसमें डीटीएए एमएफएन क्लॉज संधि में हस्ताक्षरकर्ता देशों के बीच कर छूट संबंधी लाभ की समानता सुनिश्चित करता है। डब्ल्यूटीओ का एमएफएन सिद्धांत किसी एक डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों द्वारा किए गए व्यापार को लाभ सभी अन्य देशों में प्रदान करके समान व्यवहार अनिवार्य करता है। डब्ल्यूटीओ का एमएफएन सिद्धांत होता है जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी कि गेट के अनुच्छेद गेट से, यानी कि जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड इन सर्विसेज अनुच्छेद 2, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू ट्रिप्स के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत ये संहिताबद्ध होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके फ्रेमवर्क आते हैं। फिर आते हैं हम आगे की ओर, तो देखते हैं कि अब इसमें जो हमारा मुद्दा, मतलब कि जो हमारा करंट मुद्दा बना हुआ है वो क्या बना हुआ है। पहला बना हुआ है भारत स्विट्जरलैंड डी टी ए एम एफ एन मुद्दे के बारे में। यह जो मुद्दा होता है वह भारत और स्विट्जरलैंड के मूल रूप से 1994 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे और 2010 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। तो इसकी स्टार्टिंग कब होती है, 1994 में, यानी कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में। और स्टार्टिंग के बाद इसका जो मुद्दा होता है वो कब इसमें आता है, फिर आता है आपका 2010 में इसमें अमेंडमेंट किया जाता है। फिर 2023 में क्या हुआ है कि नेस्ले ने ऐसे ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले का फैसला सुनाया हुआ है जिसमें भारत स्विट्जरलैंड और डीटीएए में शामिल एफएन क्लॉज की संख्या या व्याख्या को प्रभावित किया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निम्नलिखित बातें स्पष्ट की है। डीटीएए में स्वतः रूप से उन लाभों को प्रदान नहीं करता है जहां पर भारत कम दरों वाले अन्य देशों में प्रदान करता है। इसकी बजाय दोहरे कराधान परिहार समझौते को लागू करने के लिए उसे आयकर अधिनियम नद की धारा 90 के तहत अधिसूचित करना होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो यह डीटीएए और एमएफएन के मुद्दा होता है जिसके अंतर्गत ये प्रावधान दिए गए रहे होते हैं। फिर आते हैं हम आगे की ओर, देखते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन में क्लॉज कैसे कार्य करते हैं।
ये आपका पहला स्टेटमेंट था। पहले स्टेटमेंट के अंतर्गत ही आपके थोड़े-थोड़े मतलब कि जो शब्द बीच में आए हैं, उन्हीं शब्द का ये बीच में उल्लेख है। तो जो आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज़ किस तरीके से वर्क करता है, उसके बारे में जानते हैं। जब हम शुरुआती प्रक्रिया की ओर चलते हैं, तो देश यानी कि जो देश ए है, यानी कि भारत और स्विट्ज़रलैंड के साथ एक संधि जिसमें एमएफएन क्लॉज़ शामिल है। तो क्या हुआ है इसमें कि एमएफएन क्लॉज़ में शामिल है भारत और स्विट्ज़रलैंड। प्रारंभिक डिविडेंड टैक्स कितना होगा इसमें 10% होगा। इसमें दूसरे वाले में नई संधिकरण में देश ए भारत देश सी में फ्रांस के साथ एक नई संधिकरण में हस्ताक्षर करता है और देश सी को डिविडेंड पर कम टैक्स रेट पेशकश 5% की करता है। एमएफएम लागू किस तरीके से होता है इसमें भारत स्विट्जरलैंड संधि में एमएफएन क्लॉज लागू होते हैं और अब देश बी स्विट्जरलैंड देश सी को दी गई 5% की टैक्स रेट के लिए श्रोता पात्र हो जाते हैं। और इसका परिणाम होता है कि पहले स्विट्जरलैंड के भारत से प्राप्त डिविडेंड पर 10% कर चुकाया जाता है और बाद में अब इसे स्विट्जरलैंड को दोबारा समझौता किए बिना डिविडेंड पर 5% कर का भुगतान करना होता है। तो इस तरीके से आता है। वैश्विक कर प्रशासन में डीटीए के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो यह कानूनी निश्चितता के अंतर्गत उनके कर दायित्वों पर स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। कानूनी निश्चितता की भावना प्रदान की जाती है। वित्तीय और व्यवसायिक योजना बनाने में सहायता मिलती है। डीटीए के तहत पारंपरिक समझौता प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, जैसे कि भारत जापान के बीच ट्रांसफर प्राइसिंग विवादों का सुलझाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ट्रांसफर प्राइसिंग वास्तव में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर से बचने के लिए अपनाया जाने वाला एक तरीका है। राजस्व की चोरी पर लगाम आता है, जिसमें ये समझौते सीमा पार आय के लिए निश्चित कर अनुपालन उपाय निर्धारित करके कर चोरी में अंकुश लगाने में मदद करते हैं। कुछ डीटीए जो होते हैं एंटी अब्यूज धाराएं इसमें शामिल होती हैं। कुछ कर बचत से रिलेटेड प्रावधान होते हैं और टीडीएस में दरों की कमी होती है। तो इस तरीके से आता है। अब इसमें आता है ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, ट्रीटी शॉपिंग होता है क्या होता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग जो होता है जब कंपनियां अलग-अलग देशों में स्थित अन्य शाखाओं के बीच में वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन-देन करती हैं। तो क्या किया जाता है कि जब कंपनियां जो होती है वह अलग-अलग देशों में स्थित अपनी शाखाओं के बीच में वस्तु एवं सेवाओं के बीच में लेन-देन करती है। उनकी मूल्य निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है वह ट्रांसफर प्राइसिंग कहलाती है। तो क्या होती है इनकी जो मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया? ट्रांसफर प्राइसिंग होती है, जो एक तरीके से कृत्रिम रूप से कम रखा जाता है और कम देनदारी कम हो सकती है, कर बचाव की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। ट्रीटी शॉपिंग आती है, जो कि एक यदि देश दोहरे कराधान परिहार समझौते का हिस्सा ना होता है, तो वहां कोई कंपनी या निवासी इस समझौते का लाभ लेने के लिए किसी अन्य देश के माध्यम से निवेश कर टैक्स बचाने का प्रयास करे और इसे ट्रीटी शॉपिंग कहा जाता है। तो इस तरीके से इसके बारे में आता है। अब आते हैं हम आगे की ओर, तो देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या चुनौतियां जुड़ी हुई। चुनौतियां जैसे कि ट्रीपी शॉपिंग का दुरुपयोग होना, इसमें डीटीए की व्याख्या और इसके प्रावधानों के कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दे होना, घरेलू कानूनों के साथ सामंजस्य का अभाव दिखाई देना, विवाद समाधान तंत्र की अक्षमता होना। तो इस तरीके से इसकी कुछ चुनौतियां हैं। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो इसमें स्विट्जरलैंड द्वारा भारत स्विट्जरलैंड डीटीएएफएम क्लोज को निलंबित करना उभरते वैश्विक कर मानदंडों को और बेहतर बनाने की जरूरतों को प्रदर्शित करता है और यह संधि की स्पष्ट व्याख्या घरेलू कानूनों के पालन अंतर्राष्ट्रीय कर मानकों के अनुरूप समायोजन की आवश्यकता पर जोर देती है। भारत और स्विट्जरलैंड के संबंधों के बारे में नजर डाली जाए तो इसमें आता है कुछ ऐतिहासिक संबंध कि साल 2023 में भारत स्विट्जरलैंड ने 1948 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय मैत्री संधि की 75वीं वर्षगांठ मनाई हुई है। आर्थिक सहयोग देखने को मिला है कि भारत स्विट्जरलैंड का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और स्विट्जरलैंड में 12वां सबसे बड़ा निवेशक है। भारत एशिया स्विट्जरलैंड का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। व्यापार और आर्थिक व्यापारिक समझौते के अंतर्गत मार्च 2024 में भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ने टीईपीए पर हस्ताक्षर किए और टीएपीए में स्विट्जरलैंड में इसमें शामिल हुआ है। भारत द्वारा यूरोपीय देशों के साथ किया गया यह पहला व्यापक समझौता है और इसका उद्देश्य स्विट्जरलैंड द्वारा किए गए 95% निर्यात पर टैरिफ को कम करते हैं, जिसमें चॉकलेट, घड़ियां, मशीनरी जैसे उत्पादों को सीमा शुल्क में कमी शामिल होती है। सांस्कृतिक संबंध देखने को मिलते हैं, इसमें कई स्विस कलाकार और शोधकर्ता भारतीय उपमहाद्वीप में सक्रिय रहे हैं और विशेष रूप से ली कार्वेशियो की जो वास्तुकला एवं एल एस बोनर जो कि चित्रकार, मूर्तिकार और कला इतिहासकार रहे हैं, इनसे इनका संबंध भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में देखने को मिलता है। तो ये भारत और स्विट्जरलैंड के बारे में ये चीजों को ये बारे में एक ओवरव्यू दिया गया है। अब आते हैं विकास हेतु निवेश सुरक्षा समझौते के बारे में कि हाल ही में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन में चीन के नेतृत्व वाले आईएफडीए प्रस्ताव का
विरोध किया है। तो क्या किया गया है अभी हाल ही में कि इस प्रस्ताव के बारे में भारत और स्विट्जरलैंड के प्रस्ताव के बारे में विरोध किया है। तो आईएफडीए के बारे में जानते हैं, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जो एक तरीके से चीन और अन्य देशों, विकासशील और अल्प विकसित देशों में 2017 में पहली बार डब्ल्यूटीए ने इसे प्रस्ताव दिया हुआ था। और इसका जो लक्ष्य था वह आर्थिक समृद्धि और सतत विकास के दोहरे इंजन के रूप में मान्यता देना था। और इसका उद्देश्य जो आता है वह विशेषकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं एलडीसी में सतत विकास को बढ़ावा देने, एफडीआई के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक बाध्यकारी प्रावधान के अंतर्गत इसमें शामिल होता है। यह आता है एक प्लूरिलेटेड समझौता होता है और इस समझौते में यह एक प्रगति होती है और यह एक तरीके से केवल उन सदस्यों के लिए बाध्यकारी होता है जो स्वीकार करते हैं कि इसमें डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य देश इसमें शामिल है। आईएफडीए के कुछ 4 स्तंभ में जैसे कि निवेश उपायों की पारदर्शिता में सुधार होना, सरकार और निवेशकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, सतत निवेश को बढ़ावा देना है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके बारे में प्रमुख इसके 4 स्तंभ आते हैं। अब आते हैं हम आगे की ओर, तो देखते हैं कि भारत आखिर इसका विरोध क्यों कर रहा है। क्या रीजन है कि जिसके कारण विरोध कर रहा है? पहला रीजन तो आता है अधिकार क्षेत्र और संरचना को लेकर चिंता होना कि निवेश व्यापार संबंधी मुद्दा नहीं है। प्लूरिटेटेड का विरोध होना कि जिसमें यह मल्टीलेटरल सिद्धांत के लिए खतरा मानता है। और यह आईएफडीए में चीन द्वारा नेतृत्व करने को लेकर भी चिंता जताया हुआ है, तो इसके अंतर्गत आता है। आईएफडीए के कुछ संभावित लाभ होते हैं जैसे कि निवेश में सुधार होना, कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए देश में सुधार को बढ़ावा देना, जिससे निवेश व्यवस्था में सुधार होता है। वैश्विक मानक देखने को मिलते हैं कि यह विनामकीय अनिश्चितता को कम करने के लिए स्पष्ट मानदंड स्थापित करता है। क्षमता निर्माण देखने को मिलता है। आर्थिक प्रभाव होता है जो कि समझौते की शर्तों के आधार पर वैश्विक कल्याण में 0.63% से यह 1.73% तक की इसमें वृद्धि हो सकती है। तो इस तरीके से ये चीजें आती हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट एम्ब्रिज प्रोजेक्ट के बारे में। हाल ही में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के अनुसार प्रोजेक्ट एम्ब्रिज 2024 की मध्यावधि के तहत न्यूनतम व्यवहार उत्पाद चरण को पहुंच गया है। अब एम्ब्रिज प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में जानते हैं। जो इस प्रोजेक्ट को 2021 में लॉन्च किया जाता है। यह जो होता है वह क्रॉस बॉर्डर विकेंद्रीकृत मल्टीपल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत होता है। और यह एक तरीके से नई ब्लॉकचेन एम्ब्रिज लेजर पर आधारित प्लेटफॉर्म होता है जिसका उद्देश्य रियल टाइम पीयर टू पीयर सीमा पार भुगतान विदेशी मुद्रा लेन देन में सहायता प्रदान करता है। और यह डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है और यह एक विकेंद्रीकृत बही खाता नेटवर्क होता है जिसमें डेटा सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई नोड्स के संसाधनों का उपयोग इसमें किया जाता है। इसकी शब्दावली है जैसे कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में जाने कि जो एक तरीके से आरबीआई में डिजिटल रूप से केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई एक मुद्रा होती है जो एक तरीके से लीगल टेंडर है और इसे केंद्रीय बैंक की देयता के रूप में बैलेंस शीट पर दर्ज किया जाता है। और लीगल टेंडर जो होती है वह ऐसी मुद्रा होती है, ऐसा मौद्रिक प्रारूप होता है जिसमें सरकार या मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त होती है जिसे सभी प्रकार के भुगतान लेन देन में अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाता है। तो इस तरीके से इसके बारे में ये शब्दावली है। अब हम आगे की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि प्रतिभागी के अंतर्गत किया बीआईएस इनोवेशन हब के नेतृत्व में चीन, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग में केंद्रीय बैंकों के सहयोग शुरू किया है। सऊदी बैंक में 2024 में इसे शामिल किया गया है। आरबीआई ने 31 से अधिक इसमें पर्यवेक्षक सदस्य शामिल है। सीमा पार डिजिटल मुद्रा के लाभ आते हैं जैसे कि मौद्रिक संभुरता होना, एकाधिकार को रोकना, सुरक्षा और पारदर्शिता होना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विकासशील देशों को लाभ होना जिसमें वित्तीय समावेशन, डिजिटल सुरक्षा नेट, कम लेन देन लागत होना, डिजिटल डॉलरीकरण पर रोकना, दक्षता और गति होना। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सीमा पार डिजिटल मुद्रा के प्रमुख लाभ देखने को मिलते हैं। अब एमसीबी डीसी के इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं जैसे कि आपका लेन देन की लागत को कम करता है, दक्षता और लेन देन की गति में बढ़ोतरी करता है, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग में सुरक्षा और पारदर्शिता में बढ़ोतरी होती है, देशों के बीच में मौद्रिक संप्रभुता, विश्वसनीयता और भरोसा सुनिश्चित होता है, एकाधिकार और डिजिटल डॉलरीकरण आदि को ये रोकती है। तो इस तरीके से इसके इम्पोर्टेंट बैंक फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट यानी कि बीआईएस में के बारे में जाने कि इसका जो मुख्यालय है वह बेसल स्विट्जरलैंड में है। इसकी उत्पत्ति 1930 में हेग सम्मेलन की सॉरी हेग सम्मेलन के दौरान होती है। इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने में
मदद करता है। केंद्रीय बैंकों के बीच में एक बैंक के रूप में कार्य करता है और यह भारतीय रिजर्व बैंक सहित 63 केंद्रीय बैंक इसके स्वामित्व में होते हैं। इससे जुड़ी कुछ चुनौतियां हैं जैसे कि वैश्विक स्वीकृति, विश्वसनीयता बनाए रखने की चुनौती होना, कई क्षेत्रों में सुसंगत बेनामी की फ्रेमवर्क की कमी के कारण बेनामी की अनिश्चितता बनी हुई है। डिजिटल मुद्राओं के उपयोग से जुड़ी अस्थिरता, मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता से जुड़ी चिंताएं मौजूद होती है। डेटा उल्लंघनों, अवैध उपयोग जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी, अवैध गतिविधियों का वित्त पोषण करने आदि के बारे में सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा होती हैं। लेन-देन की समानांतर और गैर विनियमित संरचनाएं बनाने का जोखिम भी इसमें मौजूद होता है। एम्ब्रिज की तरह कुछ और अन्य पहले भी हैं जैसे कि ब्रिक्स ब्रिज होना, प्रोजेक्ट नेक्सस होना। जो ब्रिक्स ब्रिज है वह ब्रिक्स देशों द्वारा प्रस्तावित एक भुगतान प्रणाली होती है और यह प्रोजेक्ट नेक्सस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की एक पहल होती है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर कई घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो एम्ब्रिज जो होता है वह एक बहुध्रुवीय वैश्विक वित्तीय प्रणाली है और यह एक संभावित बदलाव की ओर संकेत करता है जिसकी स्थिति में स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं द्वारा समर्थित डिजिटल मुद्राएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक बड़ी भूमिका निभाती है। तो इस तरीके से इसका निष्कर्ष के तौर पर आता है। अभी आता है हमारा टॉपिक रेलवे में सुधार के बारे में। रेलवे में सुधार के अंतर्गत ये हमारा टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम यहाँ पर फिनिश करते हैं, मतलब कि नेक्स्ट डे आपके इसके आगे के टॉपिक को कवर किया जाएगा। जैसे ही हमारा सिस्टम सही होता है हम आपके लिए ये जल्दी पूरा बंच के तौर पर लाएंगे। कुछ कोर्सेज भी हमारे द्वारा लॉन्च किए जाएंगे। यूपीएससी के जो एग्जाम है, यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम है, उसके लिए हम कुछ कोर्स लेकर आ रहे हैं। तो वो आप कुछ दिन वेट कीजिए, कुछ दिन में आपके लिए नई क्लासेस नई फॉर्मेट में मिलेंगी। प्रीवियस ईयर बेस्ड पर भी होंगी, एनसीईआरटी बेस्ड पर भी होंगी। उसके साथ साथ आपके कुछ जो टॉपिक होते हैं पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, तो ओवरव्यू आपका कराया जाएगा। इसके पहले हम एक क्रैश कोर्स चलाते थे। तो क्रैश कोर्स में क्या होता था कि आपकी चीजें थोड़े कम टाइम के लिए क्रैश कोर्स को कराया जाता था, तो 1-2 महीने पहले। तो उस टाइम पे कराया जाता था तो पूरे टॉपिक कवर नहीं हो पाते थे। अभी क्या है कि आपका अभी से शुरू किया जाएगा एक तरीके से प्रत्येक सब्जेक्ट का। तो ये रहेगा कि आपका एग्जाम जब भी होगा तो एग्जाम के पहले एटलीस्ट 10 दिन पहले आपका ये कोर्सेज कंप्लीट हो जाए। तो इसी टारगेट को आपका कंप्लीट किया जाएगा। धीरे धीरे आपकी चीजों को एक निरंतर तरीके से शुरू की जाएंगी। आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर अवेलेबल हो जाएगी। और जो भी सीरीज कराई जाती है उसको आप देखिए क्योंकि ये आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ही। चलिए धन्यवाद। आप इस सेशन को शेयर करते रहिए।